ये कहानी एक ऐसे सैनिक की है जो कि एक नन के साथ एक सुनसान टापू में फंस जाता है। अब ऐसे में ये दोनों वहां पर कैसे खुद को जिंदा रखते हैं और क्या वो दोनों उस टापू में से निकल भी पाते हैं या नहीं। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। क्लार्क नाम का एक सोल्जर जो कि एक लाइफ बोट पर बैठा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन उसने फिर भी जैसे तैसे खुद को जिंदा रखा, इस उम्मीद में कि आगे जाकर उसे कोई मदद जरूर मिलेगी। वो उस बोट पर पिछले कई दिनों से है, लेकिन आज जाकर उसे खुद के सामने एक जमीन दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और फौरन ही बोट को रोककर उसके पास जाने लगता है। लेकिन उसे डर था कि कहीं ये दुश्मन की चाल तो नहीं, और इसीलिए वो बहुत ही शांति से वहां पर खुद की बोट को किनारे पर लगाता है और धीमे पैर आगे बढ़ता है जहां पर उसे एक चर्च दिखाई देती है। अब क्लार्क सोच में पड़ जाता है कि ऐसा टापू जहां पर इंसानों का नामो निशान नहीं, ऐसे में यहाँ पर एक चर्च कैसे हो सकता है। वो उस चर्च के करीब जाता है तो वो देखता है कि अंदर से एक नन झाड़ू लगाते हुए बाहर आ रही है, जो क्लार्क को अचानक से वहां पर खड़ा हुआ देखकर डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई दुश्मन है, पर क्लार्क कहता है कि घबराओ मत, मैं जापानीज नहीं हूँ। अब ये सुनकर वो शांत होती है और उसे अंदर आने को कहती है। वहाँ पर क्लार्क किसी इंसान की ग्रेव को देखता है, पर वो उसके बारे में उससे कुछ नहीं पूछता। जिसके बाद नन उसे खुद के बारे में बताती है कि उसका नाम एंजेलिना है और वो एक नन है जो कि धर्म का प्रचार करती है। उसके लोग यहाँ पर इस टापू पर आए थे कुछ लोगों को अच्छी राह दिखाने, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पर दुश्मन का जमावड़ा है। उनसे ये भूल हो जाती है और जापानीज उन्हें बंदी बना लेते हैं। और फादर जॉन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों के पास आने की जिद करते हैं, लेकिन वो इतने एज्ड हो गए थे कि अकेले में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं उनके साथ यहाँ पर आने के लिए राजी हो गई। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचते तब तक वो लोग हमारे लोगों को यहाँ से ले जा चुके थे, जिसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि उन्होंने सारी सिस्टर्स को बेच दिया और कुछ को मार दिया, और फादर को जब इन चीजों के बारे में पता चला तो वो खुद को संभाल नहीं पाए और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। वो उस ग्रेव की ओर इशारा करके बताती है कि मैंने ही उन्हें वहाँ पर खुद अपने हाथों से दफनाया है, तब से मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और मुझे कोई बचाने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं भी मर चुकी हूँ। इसके बाद क्लार्क उसे अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि वो एक अमेरिकन मरीन है। उनके शिप पर दुश्मनों ने हमला किया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया और उसे एक बोट भी मिल गई, जिस वजह से वो आज यहाँ पर उसके सामने बैठा हुआ है। वो बताता है कि बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं और किसी को भी अपनी जान की परवाह नहीं है, और मैं तो हैरान हूँ कि तुम इतने दिनों तक कैसे खुद को इस टापू पर जिंदा रख पाई। अब ये सुनकर नन हंसने लगती है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों खाने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं। इसमें क्लार्क उसकी मदद करता है और एक पहाड़ पर चढ़कर वहां से कुछ नारियल तोड़ता है। इसी दौरान उसे वहां पर एक गुफा भी मिलती है जिसके अंदर वो फिलहाल अभी नहीं जाएगा। इसी दौरान उसकी नजर समुद्र पर तैर रहे एक कछुए पर पड़ती है, जिसे पकड़ने के लिए वो अपनी बोट पर बैठता है और नन को भी बैठने को कहता है। वो दोनों ही उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। क्लार्क तो पानी में एक बार गिर भी जाता है, पर आखिर में वो उसे पकड़ ही लेता है, जिसके बाद वो उसे पकाकर उसे खाने लगते हैं। फिर खाते समय क्लार्क उसे बताता है कि उसने 300 मील का सफर इस बोट पर तय किया है, पर इसी बीच उसे कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि ये जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। फिर वो खुद के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक अनाथ है और 14 साल से वो एक अनाथालय में रहा है, जिसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। दूसरी ओर नन कहती है कि वो भी उसी की तरह एक अनाथ है, लेकिन उसे हमेशा से गॉड के करीब रहना पसंद था, इसलिए उसने नन बनना ही बेहतर समझा ताकि वो लोगों को सही राह दिखा सके। कहती है कि मुझे इस काम को करने में बहुत ही खुशी मिलती है। अब यहाँ पर क्लार्क उससे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन नन उसकी इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी उन्हें आसमान में कुछ दिखाई देता है जो कि जापानीज फाइटर प्लेन होते हैं। अब उन्हें कैसे भी करके उनसे बचना था, वरना अगर उन्होंने इनको देख लिया तो वो इन दोनों को मार देंगे। तभी क्लार्क उनको गुफा के बारे में बताता है जो कि उसने आज सुबह देखी थी। इसके बाद वो भागते हुए उस पहाड़ पर जाते हैं और उस गुफा में जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद जब क्लार्क बाहर देखता है तो दुश्मनों ने पूरे टापू को जला दिया था। हर जगह बस आग जल रही थी, जिससे वो चर्च भी तबाह हो जाता है। अब ये नजारा देखकर वो नन बहुत उदास होती है और क्लार्क से कहती है कि तुम ऐसे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तभी वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे जापानीज सैनिक टापू में घुसते जा रहे हैं। शायद उन्हें भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर कोई रह रहा है। फिर अगली सुबह जब क्लार्क सोकर उठता है तो बाहर का नजारा देखता है। सब कुछ खत्म हो चुका था और उसके यहाँ से बाहर निकलने का जो जरिया वो लाइफ बोट थी, उन्होंने उसे भी जला दिया था। वहीं नन को अपने जले हुए चर्च को देखकर रोना आ रहा था, पर तभी उसकी नजर किनारे पर पड़ती है जहाँ पर कुछ सैनिक अंदर आ रहे थे और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए ये दोनों फिर से गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी नन कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि खुद को उनके हवाले कर देती हूँ, जिससे कम से कम तुम तो बच जाओगे। लेकिन क्लार्क मना करता है और समझाता है कि वो लोग तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर छुपे रहो। फिर शाम
शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो क्लार्क चुपके से समुद्र के किनारे पर जाता है और वहां से खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन इतने में वहां से एक जापानीज बोट गुजरती है, जिसकी वजह से उसे वहां पर छुपना पड़ता है। अब ऐसा उसे बहुत देर तक करना पड़ता है क्योंकि वो लोग पेट्रोलिंग पर थे। क्लार्क सोचता है कि अगर वो वापस गुफा में गया तो मारा जाएगा, इसलिए उसे मजबूरन अपने ऊपर काली मिट्टी लगाकर जापानीज कैंप में जाना पड़ता है, जहां पर जाकर वो कुछ खाने के सामानों को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं, जिस वजह से क्लार्क को पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अगले दिन जब नन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहां पर क्लार्क मौजूद नहीं है। अब उसे क्लार्क की चिंता होने लगती है। उधर क्लार्क एक एक करके बहुत सारे खाने के सामानों को भर लेता है और फिर जब दुश्मन प्रैक्टिस के लिए बाहर जाते हैं तो वो वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर नन जब गोलियों की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि शायद क्लार्क को उन लोगों ने मार दिया होगा और इसीलिए वो एक पत्थर पर सर रखकर रोना शुरू कर देती है। पर इतने ही देर में वहाँ पर क्लार्क आ जाता है और उसे बहुत डांटता है कि उसे गुफा से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। अब वो उसे ले जाकर फौरन अंदर बंद कर देता है और फिर कभी बाहर न निकलने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद वो नन को अपना बैग दिखाता है जिसमें वो खाने के सामानों को उस कैंप से चुरा लाया था। लेकिन नन बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वो क्लार्क से कहती है कि अब जब भी तुम यहाँ से बाहर जाओ तो तुम्हें पहले मुझे बताकर जाना होगा, वरना ऐसे ही मैं बार बार बाहर जाती रहूंगी। अब ये सुनकर क्लार्क उससे वादा करता है कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर एक दिन क्लार्क नन के लिए कंघी और एक गुलाब लेकर आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं नन भी उसे गिफ्ट के तौर पर अपने पास रख लेती है। फिर क्लार्क उससे पूछता है कि क्या वो ये नन वाला प्रोफेशन छोड़ सकती है, जिस पर नन कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे ये सब छोड़ना होगा। वो बताती है कि जब कोई नन बनकर दोबारा वापस उसी दुनिया में जाती है तो गॉड उसे कभी माफ नहीं करते और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहती है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि नन बनने के लिए हमें 5 साल दिए जाते हैं ताकि हम इन 5 सालों में सोच सकें और सही फैसला ले सकें कि क्या हमें वाकई में नन बनना है या नहीं। और अभी मेरे 5 साल होने में 1 महीने का समय बाकी है। तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और जब क्लार्क बाहर जाकर देखता है तो जापानीज सोल्जर वहाँ से जा रहे होते हैं, जो कि उनके लिए एक अच्छा संकेत था। अब वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ ही खुशी बांटने लगते हैं। तभी सही मौका देखकर क्लार्क नन के सामने अपने दिल की बात रखता है और उसे बताता है कि जैसे मैंने आज सुबह तुम्हें गिफ्ट दिया था, वैसे ही मैं तुम्हें ये गिफ्ट हर रोज देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। कहता है कि मेरी लाइफ में समय बहुत ही कीमती है क्योंकि इसमें मैंने मौत से लड़ाई करी है। अगर तुम मेरी हालत कुछ दिन पहले देखती तो तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा कैसे बच गया। क्या तुम्हें पता है कि हम जवान लोग के लिए हमारा देश पहले आता है और इसीलिए हम अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए लड़ने चले जाते हैं, पर कभी कभी हमें भी बहुत अकेला महसूस होता है। क्लार्क कहता है कि तुम अगले महीने अपने नन बनने का फैसला बदल देना और ऐसा करने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। नन कहती है कि क्या तुम मेरे हाथ में ये अंगूठी देख रहे हो? हम जब इसे पहनते हैं तो हम जीसस की कसम खाते हैं कि अब हम नन बनने के लिए तैयार हैं और जब हम नन बन जाते हैं यानी कि 5 साल बाद तो हम इसे बदल कर गोल्ड की पहन लेते हैं। यही हमारा रिवाज है और हमारी जिंदगी ऐसे ही सादगी से चलती है। अब ये सुनकर क्लार्क उदास हो जाता है और जाकर किनारे पर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास नन आती है और क्लार्क उससे कहता है कि शायद तुम्हारा फैसला सही हो क्योंकि मैं ज्यादा समय बॉर्डर पर रहूंगा और ऐसे में तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गया। फिर जब वो लोग रात को खाना खा रहे होते हैं तभी क्लार्क के हाथ में एक जापानीज ड्रिंक लग जाती है, जिसे पीने के लिए वो उसे खोलता है और नन को भी देता है। लेकिन क्लार्क कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो उस नन को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम नन बनकर क्या करोगी, इससे बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती भी करता है, जिससे परेशान होकर वो नन वहाँ से उठकर चली जाती है और अपनी पूरी रात जंगल में गुजारती है। फिर अगले दिन जब क्लार्क उठता है तो उसे नन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो भागते हुए जंगल में जाता है जहाँ पर उसे वो बेहोश हालत में पड़ी हुई मिलती है। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे, इसलिए वो उसे फौरन कैंप में उठाकर ले आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जापानीज सैनिक वापस आ चुके हैं, इसलिए वो उसे वापस लेकर गुफा में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर नन को गर्म कपड़ों की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर क्लार्क खुद की जान जोखिम में डालकर उस जापानीज कैंप में जाता है और वहाँ पर गर्म कपड़ों को चुराने लगता है। लेकिन इतने में एक जवान उसे देख लेता है, जिसके बाद क्या था, मजबूरन क्लार्क को उसे मारना पड़ता है और फिर उसकी लाश को छुपाकर उसे ले जाकर किनारे में दफना देता है। जिसके बाद वो उन गर्म कपड़ों को लाता है और उसे नन को पहना देता है। फिर 2 दिन बाद जब नन को होश आता है तो वो खुद की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसके कपड़े किसने बदले, और तभी वो अपने पास में क्लार्क को बैठे हुए देखती है, जो उसे बताता है कि उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी, इसलिए उसने उसके कपड़े चेंज कर दिए। वो इसके लिए उससे माफी भी मांगता है क्योंकि उसने वो जानबूझकर नहीं किया था। अब नन भी उसे माफ कर देती है और आखिर में उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ से नहीं भागी थी, बल्कि कल रात जो बातें तुमने मुझसे कही मैं उनको सुन नहीं सकी और इसीलिए मैं यहाँ से चली गई।
फिर थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से गोलियों की आवाज आती है। क्लार्क कहता है कि मैंने गलत सोचा था, वो लोग वापस आ चुके हैं, इसलिए हमें कुछ करना होगा। नन कहती है कि शायद गॉड को ये मंजूर नहीं कि मैं नन बनूं। वो चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ उनके पास चले जाएं, जैसे उन्होंने एडम और ईव को भेजा था वैसे ही उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा था। लेकिन अब हमारा काम खत्म हो गया है और अब हमारी जाने की बारी है। लेकिन क्लार्क उसकी बात को नहीं मानता और बाहर जाकर देखता है कि उस टापू के चारों ओर आग जल रही है। उन्हें उनके साथी की लाश मिल गई थी, जिस वजह से वो हर जगह उसके कातिल को ढूंढ रहे थे। ये बात जब क्लार्क नन को बताता है तो वो परेशान हो जाती है और प्रे करना शुरू कर देती है। लेकिन क्लार्क फैसला करता है कि वो खुद जाकर अपने आप को उनके हवाले कर देगा, जिससे नन की जान बच जाएगी। लेकिन नन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। उन्होंने उस गुफा को ढूंढ लिया था, इसलिए वो उन दोनों से कहते हैं कि जो भी लोग अंदर है वो बाहर आ जाए, वरना हम लोग इस गुफा को अंदर से उड़ा देंगे। अब क्लार्क के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाता है और अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। उधर नन भी प्रे करने लगती है और उन दोनों को लगता है कि यही उनका आखिरी समय है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और ऐसा लगता है कि बाहर बम फट रहे हैं। वो सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और तभी क्लार्क समझ जाता है कि अमेरिकी सोल्जर बाहर आ चुके हैं और उसी वजह से ये सभी सोल्जर भाग रहे हैं। लेकिन ये बम हर जगह गिर रहे थे, इसलिए उनका बाहर जाना सेफ नहीं था। बेहतर है कि ये लोग अभी यहीं पर रहें और प्रे करते रहें। कुछ समय बीत जाने के बाद क्लार्क के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो फौरन खड़ा होता है। कहता है कि अगर अमेरिकन यहाँ पर आए हैं तो वो जापानीज के बिछाए हुए बमों के जाल में फंस जाएंगे और मारे जाएंगे, इसलिए मुझे कैसे भी करके उन्हें डिफ्यूज करना होगा, तभी कहीं वो जाकर हम तक पहुँचेंगे और हमें बाहर ले जा पाएंगे। वो बाहर जाता है और देखता है कि कोई भी जापानीज सोल्जर वहाँ नहीं बचा, हर तरफ बम फट रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके उसे डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। आखिर में जाकर वो उस मैम मशीन को भी खराब कर देता है, जिससे कि वो काम करना बंद कर देती है। इसमें क्लार्क को चोट भी आती है, लेकिन उसने कई सोल्जर की जान बचा ली थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर नन उसका इलाज करती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। क्लार्क कहता है कि अब शायद हमारा अंत करीब है, हम शायद इसके बाद कभी न मिलें और ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। नन कहती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी, क्योंकि तुमने मुझे इतने दिनों तक जीने की उम्मीद दी। तुम मेरे हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहोगे, भले ही हम कितने ही दूर क्यों ना हो। अब वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर यूएस मरीन भी आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।